जिसको लेकर के नॉर्थ ईस्ट इस वक्त डिस्टर्ब चल रहा है और सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं सीएबी की। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित होने के बाद भी सरकार अपने एजेंडे में पास हो गई, लेकिन अभी भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको आज का मजमून दिखाएंगे और उसके बाद हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। आप देखिए एक बार मजमून, उसके बाद मुखातिब होते हैं हमारे गेस्ट। देश भर में मचे बवाल के बीच बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित हो गया। यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 125 जबकि विपक्ष में 99 वोट पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में विधेयक को पेश किया, जिस पर करीब 6 घंटे की बहस के बाद अमित शाह ने सदन में विधेयक से संबंधित जवाब दिए। विपक्ष इस विधेयक का लगातार विरोध कर रहा है और संविधान विरोधी बता रहा है। इस विधेयक के खिलाफ असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अभी तक प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन उग्र हो चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित असम और त्रिपुरा है। असम में हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि वहां 10 जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। राज्य की राजधानी गुवाहाटी में प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू कर तोड़फोड़ की, जहां आगजनी भी की गई। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय में भी प्रदर्शन जारी है। आंदोलन को 30 छात्र संगठनों और वाम दलों का समर्थन मिल रहा है। इस बिल के विरोध में अब सियासत गर्मा गई है। और आपने ये भी कहा कि करोड़ों लोग एक नए सवेरे को कल देखेंगे। मैं आपसे ये भी इल्तिजा करना चाहता हूं कि लाखों लोग की रात खत्म नहीं होगी, ये काली रात खत्म नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर देश का विभाजन न हुआ होता और धर्म के आधार पर न हुआ होता तो आज ये विधेयक लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी ओर इस बिल के पूर्वोत्तर में भारी विरोध को देखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी आपके अधिकारों, विशिष्ट पहचान और संस्कृति को नहीं छीन सकता। यह हमेशा फलता फूलता और विकसित होता रहेगा। इस कानून से इस देश का हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, जो पहले से भारत का नागरिक है, उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन झूठ बोले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी तरह की राजनीति के लिए ही कांग्रेस और उसके साथी नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिल के जो प्रावधान है वो लाखों करोड़ों लोग जो कई सालों से यातना का जीवन जी रहे हैं, नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन सबको एक नई आशा की किरण दिखाने वाला ये बिल है। नागरिकता संशोधन बिल पर जितनी बड़ी बहस छिड़ी है, उससे कहीं बड़ी सियासत गर्मा गई है। सवाल ये उठता है कि भले ही भाजपा इस बिल के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में अपना सियासी मैदान तैयार कर रही है, लेकिन इस बिल को लेकर देश में जो माहौल बना है वह किस दिशा में देश की सियासत और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने सुना देश के नेता क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। मुद्दा बड़ा गर्म है और पूरे देश में हर कोई जानना चाहता है कि इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ इस वक्त जन टीवी के एडिटर इन चीफ एसके सुराना जी जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर के हमसे बातचीत करेंगे। और एक दूसरे स्टूडियो से कुछ हमारे अतिथि हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जिस राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में होंगे। भाजपा से शील दवाई जी हमारे साथ में है, सीपीएम नेता भंवर सिंह शेखावत हमारे साथ में है और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, इस एजेंडे का सरकार को लगता होगा, हालांकि कोई हिडन एजेंडा नहीं है, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको लिखा था बाकायदा कि हम नागरिकता संशोधन बिल लेकर के आएंगे, लेकिन अभी भी जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक सरकार दोनों सदनों में पास हो गई हो, फ्लोर मैनेजमेंट अपने तरीके से जमाया हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट अभी भी आग में झुलस रहा है।
देखिए योगेंद्र जी, कल क्योंकि कानून विधेयक लाए थे और गृह मंत्री और उन्होंने पारित भी करा लिया राज्यसभा में, लेकिन ये बात सही है जैसे कि सुराणा जी कह रहे थे कि इन्होंने बाकायदा संघ के कहने पर ये विवेचना की है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो वहां पर धार्मिक तौर पर पीड़ित लोग हैं, जो हिंदू हैं, जिसमें 6 इन्होंने बताया कि हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, बुद्ध, सिख, ईसाई वगैरह सारे 6 जाति के लोग जो है अगर भारत आते हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ चुके, हम उनको उसमें देखिए एक संख्या करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा है जिनको नागरिकता मिलेगी। और नागरिकता मिलने के बाद भाजपा को निश्चित रूप से उसमें फायदा मिलेगा, वो राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उनको कहेंगे कि हमने आपको नागरिकता दी है, इस कारण से वो तो वोट उन्हीं के है, तो इसलिए वोटों की राजनीति निश्चित रूप से ये सामने दिखती है, बिना वोटों की राजनीति के नहीं हो सकता था। तो अब ये कह देना कि हम तो केवल हिंदू और बाकी सिख, ईसाई वगैरह को लेना चाहते, मुस्लिम को नहीं लेना चाहते, जिसमें रोहिंग्या वाला जो मामला आएगा, जिसमें कि आपने देखा हो कि आसाम और बंगाल में जो बड़ी संख्या में तादाद में उनको नागरिकता नहीं मिल पाएगी। ये विवाद जो भी हो रहा है, आसाम वगैरह जो सब जगह जिस प्रकार का कल कर्फ्यू लगाया और अब सेना बुला ली गई है और स्थिति वहां बिल्कुल निश्चित रूप से कही जा सकती है विस्फोटक है। तो ये सोची समझी चाल के तहत संघ के कहने पर ये आया है विधेयक, और उन्होंने बाकायदा चुनावी घोषणा पत्र में पहले से ही घोषित कर रखा था कि हम ऐसा बिल लाएंगे। तो ये तो मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। डेजी शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं, जो प्रोफेसर आसाम विश्वविद्यालय में। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसे किस एजेंडे के रूप में देखा जाए? हमारे यहां फॉरेन पॉलिसी, हिंदुस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए जाना जाता है। ये बात एक अलग है कि जैसे जैसे सरकारें बदली, अपने एजेंडे उसमें आने लगे, अदरवाइज तो हमारी चाहे पंचशील के सिद्धांत रहे हों, चाहे निर्गुट सम्मेलन से जिस तरह से हमने अपने आप को एक बना करके रखा पंडित नेहरू के जमाने से ही, कुछ लगता है इससे फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़ेगा? देखिए, फॉरेन पॉलिसी पे तो किसी भी निर्णय का सरकार का असर पड़ता ही है, लेकिन मैं यहाँ पे ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये जो नागरिकता का बिल है, जो नागरिकता का मुद्दा है, ये आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। और जो सरकार का ये डिसीजन है ह्यूमन राइट्स को लेके, जो उन्होंने बिल पारित करा है, तो हमें ये बात निश्चित रूप से ध्यान में रखनी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू इक्वालिटी है वो सभी धर्मों पे बराबरी से लागू होता है। लेकिन हम किसी भी तरह से इस तथ्य को दरकिनार नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी वैक्यूम में काम नहीं करता, एक पॉलिटिकल सोशल बैकग्राउंड में काम करता है। राजनीति इस देश के बंटवारे का कारण रही है। बंटवारे के समय जो देश का बंटवारा हुआ वो 2 सूत्री मांगों पर हुआ था, तो एक धर्म के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। उस समय जिन मुसलमान भाइयों ने हिंदुस्तान को अपना देश माना, उनको आज भी नागरिकता के सभी अधिकार बराबरी से मिले हुए हैं। लेकिन उस समय जो माइनॉरिटीज वहां पे बनी, यानी कि हिंदू, या अपने बुद्ध है, जैन है, पारसी हैं, इवन क्रिश्चियंस हैं, उन लोगों को पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर हमारे जो अफगानिस्तान में है वो अधिकार नहीं मिले, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिले। इस वजह से वो लोगों को अधिकारों की आज बात यहां छिड़ी है। तो मैं समझती हूं कि भाजपा का यह बहुत ही सराहनीय कदम है कि ऐसी माइनॉरिटीज जो एक बहुत ही हम कहेंगे धर्म प्रधान देशों में जिनके बेसिक ह्यूमन राइट्स की उल्लंघना होती रही, उनको कहीं ना कहीं ये ह्यूमन राइट्स यहां पे इंश्योर होंगे। मैडम, एक सवाल है मेरा आपसे यहां पे। सवाल ये है कि नेबर कंट्रीज जो हमारे हैं, नेपाल भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है, हमने चुना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। एक जो विचारकों की बातें सामने आती हैं, उनका यह कहना था कि इन कंट्रीज में अगर माइनॉरिटी में, सपोज जैसे कि सुराना साहब भी कह रहे थे, भाई नेपाल में अगर मुस्लिम माइनॉरिटी में है, वहां पे अगर उन्हें भी किसी तरह की दिक्कत है, क्योंकि देखिए हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र का ठप्पा नहीं लगा सकते, तो क्या उनको भी ये जगह दी जा सकती थी? अभी जो ऑब्जेक्शन आ रहा है वह सिर्फ जो बिल है उसका लैंग्वेज जो है उसी को लेकर के माइनॉरिटीज लिखा जा सकता था। चाहिए हो सकता है कि 5 या 6 जो जाति हैं यही वहां पे माइनॉरिटी में हो या समुदाय जो हैं, लेकिन नेपाल में मुस्लिम हो सकते हैं, चंद मुस्लिम होंगे, अगर वो वहां से परेशान है तो वो भी आ सकते थे। क्या ये कहीं चूक कहें इसको?
देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता पे तो कोई भी असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए भारत की सरकार पूर्ण तरह धर्मनिरपेक्ष है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। रही बात श्रीलंका की, श्रीलंका कभी भी भारत का ऐतिहासिक रूप से हिस्सा नहीं रहा। नेपाल हमेशा से भारत का एक मित्र देश हम कहेंगे रहा है, लेकिन जो यहाँ पे समस्या है वो मुस्लिम बहुलक जो मुस्लिम देश है, इस्लाम प्रधान देश है, वहां पे जो माइनॉरिटीज के साथ इश्यूज आ रहे थे, उनके ह्यूमन राइट्स के इश्यू आ रहे थे, उसके बारे में है। अगर हम कहें भारत में हम सेकुलर कंट्री थे तो आजादी। जी आपके पास वापस लौटूंगा मैं। भंवर सिंह शेखावत सीपीएम नेता हमारे साथ में बैठे हुए इस वक्त। भंवर सिंह जी, अमित शाह ने दोनों सदनों में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए, अपने वक्तव्य के जरिए झारखंड की एक रैली में आश्वस्त किया है कि देश में रहने वाले किसी भी मुस्लिम को डरने की आवश्यकता नहीं है, आप भरोसा रखिए सरकार पर। उसके बावजूद भी विरोध बरकरार है, क्योंकि पहले तो मांग ये उठ रही थी कि सीएबी पे प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, पीएम 2 बार बोल चुके हैं, अब इस बात पे भरोसा करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप देखिए, उनके खुद के राज्य, उनका खुद का मुख्यमंत्री उनका विश्वास नहीं कर रहा है। त्रिपुरा में भी उनका मुख्यमंत्री है, आसाम में उनका मुख्यमंत्री है। आज आरएसएस का कार्यालय जला दिया गया आसाम के अंदर, आपको पता है। तो उन्हीं के लोग उन पे विश्वास नहीं कर रहे, तो बाकी भारतीय मुसलमान कहां विश्वास करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी जी जो भी बोलते आए सब उल्टा ही करते आए। वो बोलते क्या है और उसका असर क्या होता है, और ये आपने हमेशा से उनकी राजनीति देखिए। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में रात और दिन का अंदर हमेशा से बना हुआ है, इसलिए कोई को विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री के झूठ हमेशा से सामने आते रहे, एक झूठ नहीं। उन्होंने खुद ने दिल्ली को एक समय कहा बलात्कार की राजधानी, आज जब बोल रहे दूसरे लोग बलात्कार की राजधानी तो उनको तकलीफ हो रही है। वो खुद बोल चुके 10 बार, एक बार नहीं बोला था। 2014 में 10 बार उन्होंने दिल्ली को बलात्कार की राजधानी बताया। आज क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि दिल्ली बलात्कार की राजधानी बन गई उनके नेतृत्व में? आज हर चीज का वो जो भी वो बोलते आए हमेशा उल्टा ही करते आए। आज संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं सबसे पहला। भंवर सिंह जी, मैं एक भंवर सिंह जी, मेरा सवाल है एक आपसे कि प्रधानमंत्री भंवर सिंह जी, प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अगर भरोसा दिलाते हैं जनता को, तो भरोसा फिर किस पे किया जाएगा? दोनों अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मुस्लिम को डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे लोग कौन करेंगे? आसाम में इनके मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, त्रिपुरा में इनके मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं की सरकार है। आग लगी हुई है, वहां लोग मर रहे हैं, गोलियां चल रही है, वहां पर सेना लगी हुई है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है देश में? क्यों नहीं विश्वास मिल गया सभी दलों को? पहले बैठ के बात करनी चाहिए सभी दलों से, सभी से बात करनी चाहिए सर्वदलीय। के पास जाना चाहूंगा एक बार में। ये दादागिरी कर रहे हैं ना, ये बंद करें अपनी। चलिए भंवर सिंह जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं लौटूंगा आपके पास में। शील दबाई जी के पास जाना चाहूंगा। शील जी, भरोसा नहीं कर रहे हैं आपके 2 मुख्यमंत्री, जहां सरकार आपकी है, त्रिपुरा में सरकार आपकी, असम में सरकार है, वहां लोगों ने आज कर्फ्यू का उल्लंघन किया है। वहां के कमिश्नर गुवाहाटी के, उनको हटा दिया गया है। आरएसएस के कार्यालय पे भी आगजनी की घटना की जानकारी मिल रही है। एक बवाल की जो स्थिति है, कहीं चूक कहें इसको कि भरोसा नहीं दिला पाए पब्लिक को? नहीं, देखिए, पब्लिक को पूरा भरोसा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह है, उन्होंने वो लगातार बार बार इस बात को कहते रहे कि ये अमेंडमेंट जो बिल आया है एक ऐतिहासिक बिल है। ये जो हजारों लाखों लोग जो इतने उत्पीड़न झेल रहे थे, शोषण झेल रहे थे, उससे आज मुक्ति दिलाने का एक रास्ता मिला है। और विपक्ष जिस तरह से अफवाहें फैला रहा है, मुस्लिम वर्ग को जिस तरह से भड़का रहा है, अमित शाह बार बार कहते हैं ये अमेंडमेंट बिल हम नागरिकता देने के लिए है, हम किसी की नागरिकता नहीं छीन रहे। तो जिस तरह से नेगेटिव बातें फैलाई जा रही है, लोगों की जनता को जो भ्रमित किया जा रहा है, मैं समझती हूँ धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी। और जब ये इस बात के रियलाइज करने लगेंगे तो सब तरफ शांति होगी। और उन लोगों को देखिए ना, आप जो चिट्ठी लिखकर, ट्विटर लिखे, हजारों लोग, जो राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान के 10,000 से ज्यादा लोग जो शरणार्थी है, वो किस तरह से खुशी मना रहे हैं। जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए, जो नरक का जीवन जी कर आए थे, बिल्कुल मनानी चाहिए खुशी। जो लोग परेशान है, देखिए, मानव अधिकार
किसी के भी हो, अगर वो उल्लंघन उनका होता है, अगर उनको किसी को परेशान किया जाता है, उससे शरण देनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़ा सवाल यहां पे यह है कि जिन लोगों में असुरक्षा की भावना पनप रही है, देखिए भरोसा दिलाने का काम गवर्नमेंट का है, भरोसा नहीं दिला पाई। मैं कांग्रेस, वामपंथी, बीएसपी, अगर ये लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसे मैं खारिज करता हूं कि चलिए पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक जिसकी लीडरशिप कोई नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में जिन 4 स्टेट्स में बवाल मच रहा है उनका नेता कोई नहीं है। नॉर्थ ईस्ट ऑल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो उनका बना हुआ है, उसी के एक व्हाट्सएप कॉल पे 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने का और जो प्लान इनका है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। वहां भरोसा नहीं दिला पाए। गवर्नमेंट आपके है वहां पे। नॉर्थ ईस्ट में पहली मर्तबा बीजेपी ने असम को छोड़ करके और राज्यों में भी अपनी छाप छोड़ी है। और त्रिपुरा के जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उस दिन मोदी साहब ने एक बात कही थी कि घर का कोना नॉर्थ ईस्ट अगर सही होता है तो सब कुछ ठीक होता है। उनका भरोसा नहीं जीत पाए लेकिन आप लोग। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, जिस तरह से विपक्षी दल, उनके पास कुछ बचा नहीं है। एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसने इतिहास बनाया है, सारी दुनिया जिसकी तारीफ कर रही है, तो ये भ्रम फैलाने के पीछे जो है इनका मकसद ये है कि अराजकता फैलाई जानी। विपक्ष के लोग वहां विरोध नहीं कर रहे हैं, आम पब्लिक भी सड़कों पे है। गुवाहाटी में कर्फ्यू का उल्लंघन किया है, इसी के चलते वहां कमिश्नर को हटाया गया। बीजेपी, योगेंद्र जी, बीजेपी का मुख्यमंत्री पीछे है कौन? बीजेपी के पीछे ये मुख्यमंत्री लोग हैं जो इस तरह के विरोध लोगों में एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं। चलो मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं वापस लौट रहा हूं। मैं हमारे साथ सुराना साहब जुड़े हैं, मैं एक बार उनके पास में जाना चाहूंगा। सुराना साहब, एक एक्सपर्ट व्यू और चाहूंगा मैं आपका यहां पे। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात कर ली जाए, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के इसमें कोई डाउट नहीं है, मोदी सरकार के एजेंडे में रहा। आज वहां बवाल मच रहा है। पहले बजट से ही नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जो रेलवे लाइन हो, चाहे हवा सेवा का विस्तार हो, उसको लेकर के बजट में जिक्र किया। जब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, अब तो दिवंगत है, उन्होंने भी जिक्र किया, लेकिन वहां के लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए। चर्चाएं भी कई बार हुई, विचार भी आपस में हुए, बीच में कहा भी गया था कि वहां के लोगों को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं कर पा रहे वहां के लोग। कहीं कोई डायलॉग में कमी रही है? डायलॉग में निश्चित रूप से कमी रही है, और मेन ये वोटों की राजनीति है। नॉर्थ ईस्ट से टोटल सांसद आते ही कितने हैं? मुश्किल से 10, 15, 20 सांसद आते हैं, और कहां अभी हिंदी हार्टलैंड जो है जहां पर इसका असर होगा। तो ये सारे वोटों का गणित है, कहां 20 सांसद की बात सुनी जाए या कहां 200, 250 सीटें हैं वहां की बात सुनी जाए। तो ये इसका पूरा संबंध उससे है, और ज्यादा से ज्यादा इसको हवा, मेरी तो विपक्ष को राय है, इसको कुछ भी तूल न दें और चुपचाप रहें, ताकि ये हिंदू मुस्लिम खाई और ज्यादा न। ये सरकार का एजेंडा है कि बिल लेके आना है, हमें इसे पारित करवाना है, लेकिन जब दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी हावी हो और इस दौर से हम भी निकल रहे हैं, हम भी उसे अछूते नहीं है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे भी इसका असर पड़ रहा है। निश्चित रूप से जब अशांति होती है तो केवल यही नहीं कि पर्टिकुलर कोई स्टेट एक परेशान हो रहा है, उसका असर पूरे देश में दिखाई देता है। आग कहीं से भी लगे, धुआं पड़ोसियों को भी तंग करती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे। लोकसभा के बाद राज्यसभा भी पारित तो हो गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बवाल जरूर पैदा हो गया। राष्ट्रपति के सिग्नेचर है, उसके बाद में यह कानून बन जाएगा, और इस अमेंडमेंट के बाद में जो सरकार का एजेंडा है वो देश में लागू होगा। तो चलिए, काफी लोगों को राहत है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो लोग जा रहे हैं उन्हें आफत भी है। प्रतिपक्ष कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम दल इसके खिलाफ हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। 14 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस बड़ी रैली भी कर रही है। खैर, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन आम जनता इसमें जिस तरह से पिस रही है, खासकर नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, वहां जरूर परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एक बार वापस मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया है। जब डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट में, तब भी उन्होंने, चाहे वो कपिल सिब्बल का ऑब्जेक्शन हो या फिर मनीष तिवारी का ऑब्जेक्शन हो या पी चिदम्बरम का हो, तमाम जो विपक्ष के नेता थे उनको यह कहकर के शांत करने की कोशिश की कि देश के किसी भी मुस्लिम को डरने की आवश्यकता नहीं है, यह सरकार भरोसा दिला रही है, उनके हितों के साथ कोई कुठाराघात नहीं होगा। भरोसा फिर किसका किया जाए? देश के शीर्ष गवर्नमेंट के नुमाइंदे अगर किसी को भरोसा दिलाते हैं तो भरोसा करना चाहिए। अभी भी भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा?
देखिए योगेंद्र जी, जो बिल में जो सरकार की चीज लिखी गई है उससे स्पष्ट है। अगर गृह मंत्री जी कह रहे थे कि मुस्लिम को तो नागरिकता प्राप्त है ही नहीं, उनको तो नहीं हटाएंगे, लेकिन आप देखिए कि बड़ी तादाद में जैसे हिंदू पलायन करके देश में आए, उसी प्रकार से मुस्लिम और रोहिंग्या जो दूसरी जाति के हैं वो भी मौजूद हैं। और एनआरसी वाली बात जो कह रहे हैं बार बार, जो कल संसद में स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी ने कहा कि एनआरसी हम लागू करेंगे तो निश्चित रूप से जो मुस्लिम है उनको जाना पड़ेगा। और ये सारी की सारी स्थितियां बंगाल और आसाम और पूरे जो राज्य है वहां पर ये शायद काफी चीज तादाद में है मौजूद, उनको देश छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सारा का सारा बवाल मचा हुआ है। आज मैं बार बार जैसे आप कह रहे थे कि 25,000 तो हिंदू वो है जो कि लंबे वीजा लेकर के आए हुए हैं, तो वो उनको, और बाकी 1.5 करोड़ वो है, तो उनको लगभग 1.25 करोड़ लोगों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। और निश्चित रूप से उसका फायदा राजनीतिक तौर पर भाजपा और उसके समर्थित दल को मिलेगा, क्योंकि नागरिकता अगर ये देंगे तो देखिए राजस्थान में भी पहले 13,000 लोगों को, हिंदू और सिख को दी गई थी नागरिकता। और फिर बाकायदा जो कल गृह मंत्री जी जो जिक्र कर रहे थे अशोक गहलोत का, कि उन्होंने अनुशंसा की थी कि उनको नागरिकता दी जाए, रियायत दी गई थी। लेकिन ये बात सही है कि बाकी लोग आए नहीं थे, बाकी यही हिंदू आए थे, तो उनको नागरिकता अशोक गहलोत की सिफारिश पर दी गई थी। लेकिन वो कह रहे थे कि दूसरे भी आते तो हम सिफारिश यही करते। अब स्थिति ये यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आप आखिर विवाद किस बात का, विवाद इसी बात का है कि आसाम और बंगाल में बड़ी तादाद में रोहिंग्या और मुस्लिम है आए हुए, और उनको नागरिकता नहीं मिल पाएगी इस नए कानून के तहत। प्रतिबंध लग गया, और 8 बार पहले भी अमेंडमेंट इस बिल में हो चुके हैं, ये 9वां अमेंडमेंट है। तो ऐसी स्थिति में समय समय पर अमेंडमेंट, लेकिन आपने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया, सुराणा साहब सही कह रहे थे कि धार्मिक आधार पर जो पीड़ित हो रहे हैं 3 देशों में, उनको हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, दूसरों को नहीं कर रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों लिखा गया? अब वो देखिएगा कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा दिया कि हमारे यहाँ ऐसी कोई नागरिकता वाली बात ही नहीं है, नहीं 6 जो आपने कहा है कि यहाँ पर पीड़ित है, हम पीड़ित नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आना ही स्वीकार नहीं किया। अब पाकिस्तान भी कह रहा है बाकी, क्योंकि उन देशों पर सीधे तौर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन का हमने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि हम हैं देशी हिंदू और बाकी सबके, और मुस्लिम को तो हम रखते ही हैं, मुस्लिम के साथ हम दोयम दर्जे का कोई नागरिकता समान अधिकार मिले हुए। लेकिन बात सही है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में स्थितियां कुछ सीमितता है, वहां पर जो अधिकार मुस्लिम को है वो अल्पसंख्यकों को नहीं है। तो ये बात तो सही है, थोड़ी बहुत श्याम जी आप ठीक करें, लेकिन बड़ी जो बात है, बड़ी बात है, एक भरोसे की बात है। भरोसा पॉलिटिकल कारणों से नहीं किया जा रहा, या सरकार के एजेंडे या उनकी नीयत पे उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बात, झारखंड की एक रैली में भी उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा, ट्विटर के जरिए भी उन्होंने अपना मैसेज दिया कि किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, जो लोग हिंदुस्तान में मुस्लिम रह रहे हैं उनको कोई खतरा नहीं है, उनके अधिकारों का किसी भी तरह से कोई वॉयलेशन नहीं होगा। फिर क्यों डर है, किस बात का डर है? मैं आऊंगा आपके पास में, वापस मैं एक बार प्रोफेसर डेजी के पास में जाना चाहूंगा। मैडम आपके पास आना चाहता हूं। भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद उसके भरोसा किया नहीं जा रहा, क्योंकि अमित शाह साहब 2 बातें कह चुके हैं। सीएबी के साथ साथ उन्होंने एनआरसी का भी जिक्र किया। एनआरसी में असम में बताए जा रहे थे कि 41 लाख लोग शरणार्थी के रूप में आए हुए हैं, जो उन्हें घुसपैठिए कह रहे थे या शरणार्थी, जो भी, उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। 17 लाख लोग निकले वो। हालांकि ये बात एक अलग है कि सरकार कह रहे हैं कि हमने कैंप्स लगा दिए, वो अपील कर सकते हैं, लेकिन लोगों में इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, एक भावना पैदा हो रही है कि हमारा क्या होगा। एनआरसी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, देश में लागू होगा, अमित शाह कह चुके तो लागू होगा, सरकार है उनकी। तो यहां लोगों का जो डर, एक मन में जो भ्रम पैदा हो रहा है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम राष्ट्रों में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनको तो लिया जा रहा है, लेकिन यहां पे जो मुस्लिम है उन पे गौर नहीं फरमाया जा रहा। तो एक डर का एक कारण हो सकता है, या कोई पॉलिटिकल कारण है ये?
देखिए, जहां तक भारतीय मुसलमानों में डर की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बिल का भारतीय मुसलमानों के जितने भी अधिकार हैं उनसे किसी प्रकार का हनन नहीं हो रहा। वो भारत के सम्मानीय नागरिक थे, हैं और रहेंगे। उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव ये बिल नहीं कर रहा। तो उसमें जो ये भय उनमें जो पनप रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक एजेंडे के द्वारा उनमें फैलाया जा रहा है। रही बात रोहिंग्या मुसलमानों की या फिर जो हमारे पश्चिम बंगाल में जितने भी मुसलमान भाइयों की है, तो जो लोग ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं उनकी नागरिकता किसी भी तरह से इस बिल के द्वारा छीनी नहीं जा रही। तो उनमें भय का माहौल होना गलत है। उसमें ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के द्वारा ये फैलाया जा रहा है, उनको और भ्रमित किया जा रहा है। रही बात एनआरसी की, तो उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ वही मुसलमानों को भारत से निकाला जाएगा, मुसलमान या किसी भी माइनॉरिटी को जो इनलीगल तरीके से भारत में आकर रह रहे हैं, जब ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे कि वो या उनके पूर्वज भारत के नागरिक नहीं रहे हैं। अब इनलीगल तरीके से तो कितने लोगों को आप अपने देश में रख सकते हो। हमारे भी लैंड की, रिसोर्सेज की कोई ना कोई लिमिट होती है, तो ये लिमिट आपको सेट करनी पड़ेगी। इसको हिंदू बना मुस्लिम मुद्दे से नहीं देखा जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को हमें ये आंकड़ा जो आ रहा है 1 करोड़ के पार आ रहा है, यह आंकड़ा के नाम पे बंटवारा, मैडम यह आंकड़ा भी करीब 1 करोड़ के पार जा रहा है। किसी भी मुल्क के अंदर 1 करोड़ की पॉपुलेशन को खपाना, उन लोगों को शरण देना, मुझे लगता है कि देश का बड़ा दिल, बड़प्पन और कहूं कि एक बड़ा भूभाग इसके लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रही हूं आपकी, नहीं मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन इन लोगों का, जो लोग उस टाइम किसी ने आजादी के समय भारत का हिस्सा थे और क्योंकि देश का जो विभाजन हुआ, चाहे वो बांग्लादेश का हुआ, चाहे वो पाकिस्तान का हुआ, वो धर्म के नाम पे हुआ, उस समय उन लोगों को ये उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चाहते तो भारत में आ सकते थे। लेकिन उन्होंने उस समय की मौजूदा जो सरकार थी, पाकिस्तान की सरकार थी या बांग्लादेश में, ये कहकर रहना उन्होंने लाजमी करा कि वहां पे भी उनको अधिकार मिलेंगे, वैसे ही अधिकार मिलेंगे या दूसरे दर्जे का नागरिक ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम आज आंकड़े देखते हैं तो पाकिस्तान में जो 20% के आसपास उस समय माइनॉरिटीज थे, उसमें केवल हिंदू नहीं, सिख भी शामिल है, पारसी भी शामिल है, बौद्धी भी शामिल है, क्रिश्चियन भी शामिल है। उनके आंकड़े अगर हम आज उठा के देखते हैं तो वो लेस देन 1% रह चुके हैं। लेकिन अगर भारत का हम देखते हैं, क्योंकि भारत तो ऑल टुगेदर आ सेकुलर कंट्री है, तो यहां के मुसलमानों की अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ देखें तो वो बढ़ोतरी ही हुई है। तो अगर हम देख रहे हैं कि उन लोगों के साथ जो भारत का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने उस समय की जो उस देश की सरकार पे भरोसा किया कि हमें वहां पे वही अधिकार मिलेंगे, वो अधिकार उनको नहीं मिल रहे, तो उनका ये नेचुरल और मॉरल राइट बनता है कि वो अपने देश में वापिस आए और वहां पे आकर अपने मानवाधिकार, जो भी सिटीजन के अधिकार उनको मिलते हैं, वो उन्हें मिले। तो इसमें किसी भी तरह की डिबेट का कोई इशू नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से हम इस तरह का कर रहे हैं। वापस लौटूंगा मैं लौटूंगा आपके पास में। भंवर सिंह शेखावत हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके पास जाना चाहूंगा एक बार में। भंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो बवाल मच रहा है नॉर्थ ईस्ट में भी, आप लोगों का भी काफी प्रभाव है, चाहे त्रिपुरा हो चाहे दूसरे वहां के राज्य हैं, उनमें कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक सुगबगाहट और उस आहट के जलते नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, इन लोगों को बरगलाया जा रहा है, एक आरोप है ये। जी भंवर सिंह जी, अगर आपके पास मेरी आवाज आ रही है, मेरा सवाल यह है कि एक आरोप लगाया जा रहा है कि प्रतिपक्ष के लोग गुमराह कर रहे हैं आंदोलन करने वाले लोगों को। ये सब जो बोल रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा हो रहा, मैं कह रहा हूं कि जितने भी भारतीय हैं जो भारत में बसना चाहते हैं, 47 तक जो भारत में थे, 1947 तक जो भारत में थे, जो भारत में बसना चाहता है, आप सबको अलाउ कर दो ना। क्या प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी भारतीय यहां रहना चाहता है, जो भारतीय बनना चाहता है, अलाउ करें। मैं दूसरी बात कहता हूं, आप कह रहे थे भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? जब 370 आप वहां से हटा रहे थे कश्मीर से, तो आपने क्या कहा? एक देश में एक कानून चलेगा। लेकिन अभी आपको पता है, वो आप भी भूल गए, मेरे को लग रहा है आपने सवाल नहीं उठाया है, कि अभी त्रिपुरा में, अरुणाचल में, नागालैंड में, मिजोरम में और असम के 7 जिलों के अंदर ये जो लोगों को नागरिकता दी जाएगी, इनको बसने का अधिकार नहीं होगा। ये कौन सा नागरिकता दे रहे हो फिर आप? जब भारत के इन हिस्सों में आप उनको
बसने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या, भारत में 2 कानून हो गए, द्विराष्ट्र वाली पद्धति, ये जिन्ना की औलाद है, ये बीजेपी वाले ये जिन्ना की औलाद की तरह काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, ये बंद करना पड़ेगा। यहां पर इन्होंने फिर पाबंदी लगाई है, इन्होंने बदला इसको कि भंवर सिंह जी आप गलत रूट पे जा रहे हैं। भंवर सिंह जी आप गलत रूट पे जा रहे हैं। देखिए ऐसे अल्फाज का प्रयोग मत करिए, किसी को ठेस पहुंचे, आप ये मत कहिए। ये भारत के टुकड़े करने की तैयारी में लगे हुए। भारत में जो मुस्लिम है, जो मैडम भी अभी बोल रही है डेजी शर्मा कि आज ये 1951 में 9% थे, अभी वो 14% हो गए उनकी आबादी के हिसाब से। तो ये तो आबादी तो बढ़ेगी देश के अंदर, जो भी जनता है, हिंदू भी बढ़ गए, उसमें क्या बात है। हिंदू की अगर क्वांटिटी आप देखेंगे तो क्वांटिटी उसी परसेंटेज में बढ़ रही है। तो ये जो देश को बरकरार है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बरकरार है। मैडम डेजी शर्मा भी जो प्लीज बोला नहीं, मैं बोला नहीं बीच में। ये जो मैडम डेजी शर्मा भी जो बता रही है कि साहब ये आंकड़े बढ़ गए, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रोफेसर डेजी देखिए एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको जो लग रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके आधार पे बात कर रही हैं वो। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, न्यायालय के दर पे भी जाएगा, वहां पर भी होगा। न्यायालय तो है ना इसके ऊपर। अगर इनके पास बहुमत है राज्यसभा और लोकसभा में, तो देश में दादागिरी नहीं है। आज आप देश की देखिए, पूरे देश को बर्बाद कर रही है बीजेपी, केवल वो डाइवर्ट कर रही है हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे। हमारा आर्थिक उत्पादन गिर रहा है, 40% जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ अभी तक। आप 3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, वापस आऊंगा। शीलदा भाई जी से जवाब ले लूं, आपके आरोपों का जवाब तो ले लूं एक बार में शीलदा भाई जी से। भंवर सिंह जी मेरी बात सुनिए आप एक बार, मैं शीलदा भाई जी से जवाब ले लूं। आपने जो तमाम आरोप लगाए उनका जवाब ले लूं, जरा सुनिए। शीलदा भाई जी जवाब देंगी उनका। शील जी देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, ना केवल कम्युनिस्ट कह रहे हैं, कांग्रेस भी यही कह रहे हैं कि लोग। शीलदा भाई जी को जवाब देने दीजिए। भंवर सिंह जी जवाब देने दीजिए, आपके तमाम आरोपों का जवाब देंगी वो। जी शील जी। देखिए जब धारा 370 हटी तब भी इन लोगों ने विरोध किया, और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर भी इन्होंने उंगली उठाई, राम मंदिर पर भी इन्होंने विरोध किया। तो इन्होंने कब विरोध नहीं किया? राम मंदिर का विरोध किसी ने नहीं किया। रहते हो देश के हित के लिए, कभी तो अच्छी बात का फेवर करिए। फैसले का विरोध किसी ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किसी ने नहीं किया। राम मंदिर के मामले को आई थिंक इसमें मत घसीटिए, देखिए उसका विरोध नहीं किया किसी ने। डालते रहते शुरू, ये धर्म के आधार पे तो देश को चला रहे हैं और इनके पास कुछ है ही नहीं। देश में रोजगार नहीं दे पा रहे, देश की आर्थिक तरक्की तमाम उद्योग धंधों को बेच रहे हैं। भंवर सिंह जी जवाब तो सुनिए, भंवर सिंह जी जवाब सुनिए, भंवर सिंह जी जवाब सुनिए। शीलदा भाई जी को बोलने दीजिए। आप बात कर रहे हैं और आप इतने लोग शील जी आप बोले, शीलदा भाई जी आप बोलिए। बात कर रहे हैं और आप देखिए इतने करोड़ों लोगों को सहन करना, उनको एडजस्ट करना, इसको भी तो आप देखिए। आप हर बात, अरे आपको देश चलाना ही नहीं आता, मैं ये कहता हूँ। आप यही कर सकते हो देश में, आपसे देश नहीं चल सकता। बर्बाद कर दिया आपने देश से पूरे को, भारत की सारी दुनिया में गिरा दिया आपने। बाकी तो आप ही चलाते रहते ना, क्या हुआ, क्या किया? अरे ये तो नहीं अभ्यास कर रहे हो आप, इसके बारे में कभी ये तो हुआ ही नहीं कभी। नहीं पहले अमेंडमेंट हुआ है ना, पहले भी अमेंडमेंट हुआ, हरियाणा में भी हुआ, तो राजस्थान में, अरे राजस्थान में भी दी गई ना पहले भी। यहाँ भी थोड़ी देर अमेंडमेंट करके नागरिकता, पहले भी जिन लोगों ने नागरिकता मांगी उनको दी गई, पहले 11 साल में दी गई, आपने 6 साल किया ना। लेकिन आपने हिंदू उसमें जोड़ दिए, जैन सिख ईसाई। अरे भाई क्या लेना देना है, आप भारतीय। भंवर सिंह जी शीलदा भाई जी को बोलने दीजिए, शीलदा भाई जी को बोलने दीजिए, नहीं तो शील जी कहेंगे कि मैं महिलाओं की वजह से मुझे रोका जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा। बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए। शीलदा भाई जी को बोलने दीजिए। चिंता मत करो, सबको बोलने दे रहे हम तो 50% का अधिकार है। शीलदा भाई जी को बोलने बात का जवाब दीजिए। इन कंट्रीज में जहाँ मुस्लिम बहुतायत है उन पर, हिंदुओं पर, वही तो मना कर रहे हैं कि हम अत्याचार नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री बोले हैं। नहीं तो कौन बोले? बांग्लादेश के विदेश मंत्री बोले कि हमारे यहाँ जैसा माहौल बनाया गया है। अफगानिस्तान में कोई शिकायत नहीं आई आज तक, अफगानिस्तान से तो कोई शिकायत नहीं, हमारा मित्र राष्ट्र है। दुर्गा पूजा में जो यात्रा, आप अफगानिस्तान को भी बदनाम कर रहे हो, वो तो हमारा मित्र देश रहा हुआ है। हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, आप क्या व्यवहार कर रहे हैं? अरे ये वो आके तो बोले कोई कि कर रहे पाकिस्तान में, जरूर आप कह सकते हो। नहीं तो इन लोगों देखिए मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं है। पड़ोसी आप श्रीलंका के लोगों को, तमिल को क्यों नहीं ले रहे हो देश में? उनके लिए क्यों नहीं बात कर रहे हो? वो भी परेशान है तमिल, वहां पर। श्रीलंका कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा है। अरे अगर तमिल तो भारतीय है ना वहां जो बसे हुए हैं।
जो भी यहाँ नहीं आएंगे तो वो प्रश्न ही नहीं उठता ना। आएगा तो वही जो परेशान है, जो किसी भी तरह का परेशान नहीं है, यही करेंगे। आपने जाके ऑस्ट्रेलिया में बहुत कब्जा कर रखा है, कनाडा में कब्जा कर रखा है, आज अमेरिका में आप कितने बसे हुए, अगर वो सब भगाने लगेंगे हिंदुस्तानियों को तो क्या हो जाएगा? ये तो सोचो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति क्या होगी? आप क्या कर रहे हैं? अमेरिका में विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, भंवर सिंह जी उस मुद्दे को मत जोड़िए, भंवर सिंह जी उसको मत जोड़िए। देखिए भंवर सिंह जी उसको मत जोड़िए। आप अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की जो बात कर रहे हैं वो इश्यू अलग है, वहां इश्यू अलग है, आप उसको इससे मत जोड़िए। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो परेशान होकर के हिंदुस्तान की शरण में आना चाहते हैं, पर्टिकुलर 3 राष्ट्रों का जो जिक्र किया उसमें अमेरिका, ब्रिटेन और आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस को मत जोड़िए, डिफरेंट मुद्दा होगा। हमारे यहाँ के प्रोफेशनल्स जो लोग वहां पे अपना काम करने के लिए गए हैं उनके और इसमें बड़ा अंतर है। यहाँ सताए हुए लोगों का जिक्र है, वहां पे वो अपने पेशेवर लोग हैं, वो अपने पैसे के बूते हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनका डिफरेंट इश्यू है। जब होगा जब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यहां मुद्दा यह है कि इन 3 राष्ट्रों में जिन लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो लोग हिंदुस्तान में आने की इच्छुक हैं। पर्टिकुलर डेट तक उन्हें नागरिकता दी जाएगी बिना किसी पहचान के। एक बड़ा कदम उस नाते है, अगर वास्तव में कुछ लोग इसका फायदा उठा सकें। ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है कि इसे पर्टिकुलर आने के इच्छुक कौन है? कोई नहीं है इच्छुक, केवल जो भारत में शरणार्थी रह रहे हैं वही तो इच्छुक है कि भारतीय नागरिकता मिल जाए। वो लगातार मिलती आ रही है, कोई नया काम नहीं है, ये कोई पहला नहीं काम है। भारत में नागरिकता दे रहे, 11 साल के आधार पर दे रहे हैं, लेकिन ये धर्म क्यों जोड़ा गया बीच में? बात सवाल इस चीज का है। नागरिकता पहले भी मिल रही है हिंदुओं को, ऐसा नहीं है नहीं मिल रही है, लेकिन धर्म नहीं जोड़ा ना उसमें जाति विशेष नहीं लगाई गई, इन्होंने धर्म विशेष लगाया है। ये बंद होना चाहिए देश के अंदर। ये आर्टिकल 14 संविधान का उल्लंघन है। एक एक करके बात करें, इस तरह से संविधान का उल्लंघन नहीं रहेगा सर। इसको बंद करना चाहिए। देश में आग लगा रखी है इन लोगों ने, खुद ही ने देश में आग लगा दी है। भंवर सिंह जी, राजनीति कर रहे हैं। भंवर सिंह जी लौटूंगा आपके पास में, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा, मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। पॉलिटिकल एजेंडे अपनी तरीके से होंगे और नफा नुकसान ये देश को तय करना है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, लेकिन कुछ लोग इसे हिडन एजेंडा कह रहे हैं। अमित शाह ने साफ कहा कि हमारा जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जो था उसमें यह मुद्दा बिल्कुल उसमें शामिल है कि धारा 370 के साथ साथ, हालांकि 370 पे उस वक्त खुल के बहुत ज्यादा पहले वाले में नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन अब बोला बहुत अच्छे से कि हमारा नागरिकता संशोधन बिल हम लेकर के आएंगे सरकार में आने के बाद। तो इसे हिडन एजेंडा तो नहीं कह सकते, बीजेपी के एजेंडे में शामिल है ये। तो जब सरकार बन गई, बीजेपी की जनता ने बहुमत दिया है, तो क्या बीजेपी को अपने एजेंडे से पीछे हटना चाहिए या एजेंडा यह नहीं था, इस एजेंडे के जरिए गुमराह किया जा रहा है? वजह क्या है? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि नागरिक संशोधन विधेयक लाने का जो समय है वो जिस समय निर्धारित किया है ना, निश्चित रूप देश किस दिशा में जा रहा है, आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है, सब कुछ है, हम उस पर चर्चा नहीं कराना चाहते। हम अब चर्चा पूरे देश में किस पे हो रही है? नागरिकता संशोधन बिल पर, क्योंकि उन्होंने ये तो बात सही है कि चुनावी घोषणा पत्र में क्या रखा है और उसके आधार पर ही लेके आए। अब क्योंकि धार्मिकता वाली जो चीज जोड़ी है, अब वहां पर जो इन्होंने घोषणा पत्र में जो कहा है वहां धार्मिकता का नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन यहां जोड़ करके, क्योंकि संघ का एजेंडा था उसको ये लागू करना चाहते हैं। संघ ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में है 1.5 करोड़ करीब शरणार्थी जो कि बाहर से आए हुए, उनको नागरिकता मिलेगी तो निश्चित रूप से उनको राजनीतिक तौर पर फायदा मिलना चाहिए, मिलेगा, वो दिखता है। एनआरसी को लागू करेंगे, ये गृह मंत्री जी कल कह चुके हैं, एनआरसी लागू करेंगे तो जो मुस्लिम आ गए हैं या रोहिंग्या वाले जो आ गए हैं उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है, वो साफ स्पष्ट है। इसी बात का विरोध और विद्रोह की स्थिति जो पैदा हुई है आसाम और जो पूर्वोत्तर राज्य में, वो कारण ये है कि वहां काफी तादाद में ये दोनों हैं लोग, और उनको अब जिस तरह के जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर आसाम में जो एनआरसी वाला सर्वे हुआ, सर्वे भी गलत हो गया, आप वापिस से होगा, सब कुछ है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बड़ी तादाद में जो कि गैर शरणार्थी के रूप में मुस्लिम आ गया है और जो देश का नहीं है उसको निश्चित रूप से जाना पड़ेगा, इसलिए सारा विवाद का विषय बना है और कांग्रेस को चिंता का विषय है। श्याम जी मैं रोकना चाहूंगा, प्रोफेसर डेजी के पास जाना चाहूंगा, मैं प्रोफेसर डेजी के पास में जाना चाहूंगा। मेरा सवाल है आपसे एक यहाँ पे कि जैसे मैंने श्याम सुंदर शर्मा साहब से भी पूछा
बीजेपी के घोषणा पत्र में मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि नागरिकता संशोधन बिल हम लेकर के आएंगे, सत्ता में आएंगे तो 370 हटाने की बात भी गई थी। ये बीजेपी का एजेंडा है, हिडन एजेंडा नहीं है। लेकिन जैसे श्याम जी कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन बिल धार्मिक आधार पर लाएंगे, यह उसमें उल्लेख नहीं था, तो हिडन एजेंडा नहीं मानते हैं। तो किस तरह से इसे देखा जाना चाहिए कि जो हिडन एजेंडा था बीजेपी का वह सामने नहीं आया, क्योंकि सीधा भी जैसे श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि आरएसएस का जो एजेंडा था वो इस माध्यम से लाया जा रहा है। देखिए, मैं मानती हूं कि ये हिडन एजेंडा बिल्कुल भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जब इसको लिखा था तो उस समय विवाद जो हुए, प्रश्न पूछे गए, बहुत सारे पत्रकारों द्वारा प्रश्न पूछे गए, उनके वाजिब जवाब भी दिए गए थे। और रही बात जो कि हिडन एजेंडा, जो हिंदू मुसलमान करके इस इशू को देखा जा रहा है, वो इशू ही गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ केवल ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के अधिकारों पे कोई हनन हो रहा है, पहली बात, और केवल हिंदुओं को दिए जा रहे हैं अधिकार, ऐसा भी नहीं है। उन देशों में बसने वाले जो सिख है, पारसी है, ईसाई है, उनके साथ भी जो अत्याचार हो रहे हैं उनको भी लेके आया जा रहा है इस बिल के घेरे में। और तीसरी बात यह है कि जो रोहिंग्या मुसलमान की बारी बारी बात यहां पे आ रही है, रोहिंग्या मुसलमान भारत के सिटीजन नहीं है, वो एक ऐसे देश के सिटीजन है जो ऑलरेडी इस्लामिक प्रधान देश है। इस्लामिक प्रधान देश के व्यक्ति अगर किसी अन्य कारण से, चाहे वो गरीबी हो सकती है या वहां पे बढ़ता क्राइम हो सकता है, उसके चक्कर में भारत में आ रहे हैं, तो उनके अधिकारों को भारत के उन लोगों के अधिकारों के साथ जोड़ना कतई भी मॉरल नहीं है। जो लोग भारत के अधिकारी थे, भारत के वासी थे, और किसी कारण से पार्टीशन की वजह से वो दूसरे देशों में चले गए और वहां पे उनके अधिकारों का हनन हुआ। इस वजह से आज वो जब वापस अपने उसी राइट का पालना करना चाह रहे हैं, भारत देश में वापस आना चाह रहे हैं, तो उन्हें वापस आए देना चाहिए। रही बात नेपाल की जो बारी बारी उठा रही है, तो नेपाल में मुस्लिमों के साथ कोई भी भेदभाव की घटना नहीं आई है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में सरकार कह रही है कि हमारे ऊपर ये ह्यूमन राइट वायलेशन का टैग लगेगा, तो ह्यूमन राइट वायलेशन का टैग तो तभी लगेगा अगर वहां से लोग यहां पे माइग्रेट होके आएंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है मेजरली ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में जो उस समय 20% लोग थे माइनॉरिटीज, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं थे, सभी माइनॉरिटीज उसमें शामिल थी, वो आज 1% रह गई हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बिल लेके आते तो भी इस पर राजनीति होती। तो इसलिए सरकार ने क्या करा कि वो हिस्सा जो राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा रहा था, और वहां पर जो अभी किसी इस्लाम प्रधानिक देश बने हैं, और वहां के माइनॉरिटीज जो कभी भारत का हिस्सा थे और आज उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, मैं रोकना चाहूंगा आपको मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है। मैं 1 मिनट भंवर सिंह जी को और 1 मिनट शील दबाई साहब जी को देना चाहूंगा। मैं भंवर सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा कि चलिए पार्लियामेंट से पारित हो चुका है, ये देश में कानून बन के लागू होगा, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने हैं, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। बवाल पहले कभी नहीं हुआ, पहली मर्तबा इसमें अमेंडमेंट भी नहीं हुआ है। इससे पहले 1955 से हमारे यहां नागरिकता बिल चलता आ रहा है, उसके बाद में संशोधन बिल आए। सिटीजनशिप बिल हुआ करता था 1955 में जब आया था तब। तो भरोसा करके एक बार के लिए लगता है कि देश में बवाल थमना चाहिए, इंतजार किया जाना चाहिए। अगर सरकार, तो लोकतांत्रिक देश है हमारा, आंदोलन की छूट किसी को भी होती है। भंवर सिंह जी, आपकी आधी बात तो सुन पाया, मैं उसका जवाब देता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि ये कर कौन रहा है, ये नौजवान लोग कर रहे हैं। केवल स्टूडेंट जो यूनियन है वो इस आंदोलन को चला रही है, वहां पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं चला रहा है। और आपने देखा है कि आसाम में स्टूडेंट यूनियन ने ही सरकार बनाई थी एक जमाने में, उन्होंने लगातार कांग्रेस के खिलाफ भी काम किया था। अभी मैं एक बात यहां पे ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो देश में कर ही यही रही है। हिंदू मुस्लिम बंटवारे पे हिटलर ने जो चाल जर्मनी में चली थी वो की वो ये यहाँ पे चल रहे हैं, देश को उसी तरफ ले जा रहे हैं। देश के आर्थिक विकासों पर इनका ध्यान नहीं है, ये डाइवर्ट कर रहे हैं। नौजवानों को इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज भुला दिया है सब कुछ इन्होंने। आज इन्होंने कहा था रोजगार की गारंटी देंगे, वो सब भुला दिया है। आज अपराध इतने बढ़ रहे हैं कि पूछो मत। आज कारखाने के पास मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त अभी।
तमाम शीलता भाई जी के पास जाना चाहूंगा मैं। शीलता भाई जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मेरा आपसे सवाल है कि जी शील जी मेरा आपसे सवाल है कि यहां कहीं ना कहीं अविश्वास की बात है, अविश्वास और दूसरा राजनीतिक कारण, दोनों चीजें सामने आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में एक बार के लिए कहा जा रहा है कि राजनीतिक लोगों ने उन्हें शह देकर के बरगला करके रि आंदोलन करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। इस वजह से चुनौती आप लोगों के सामने है। आज नहीं तो कल ये बात भी सामने आएगी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर चंद सांसद हैं, एक बात और कहना जो मिडिल इंडिया है उसमें सांसदों की संख्या 235 से ज्यादा है। इस वजह से सरकार उधर ध्यान नहीं दे रही है। यह आरोप लग सकता है बीजेपी पर। कोई जवाब है आपके पास में? जी शील जी भंवर सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय कम है। मैं शील जी का जवाब चाहता हूं, मैं शील जी का जवाब चाह रहा हूं, आपको रोकना चाहूंगा मैं। जी शील भाई जी, तो इसलिए विश्वास कौन करेगा इन पे? वोटों की राजनीति छोड़कर देश की शांति के लिए सोचा जाना चाहिए। और जो बेरोजगारी का एक बहाना बनाकर जो युवाओं को बरगलाया जा रहा है, ये बहुत ही एक गलत दिशा में जाने की ये कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सीएबी लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया, सरकार पास हो गई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जनता जरूर त्रस्त हो रही है। यह सरकार का जिम्मा है कि उन्हें भरोसा दिलाए कि उनके हितों पे कुछ नहीं होगा। अगर यह विश्वास टूटता रहा तो इसी तरह से आग सुलगती रहेगी, क्योंकि वहां के आंदोलन को सहज नहीं लेना चाहिए। पहले भी नॉर्थ ईस्ट कई मुद्दों को लेकर के सुलगता रहा है, और बेशक राजनीतिक कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आम जन है, वो छोटा स्टेट हो या बड़ा स्टेट हो, इसका असर दूसरी जगह भी जाता है। चले, सरकार अपने एजेंडे में पास है, लेकिन जनता को भी अब भरोसे में पास करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।